मुसीबत से तू ज्यादा डर या खौफ ना रख। मुसीबत से तू ज्यादा डर या खौफ ना रख। तू जीतेगा जरूर एक दिन मेरे दोस्त। बस आज तू हौसला रख। बस आज हौसला रख। तू जीतेगा जरूर। इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी जो है 30-35 प्रश्नों की ये श्रृंखला, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो कोई कहने की बात है ही नहीं। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन आपको पता होगा 8 नवंबर 1927 में ब्रिटेन में जो है इस साइमन कमीशन का जो है गठन होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पर जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसका नाम जो है वो साइमन कमीशन रखा गया सर जॉन साइमन के नाम पर। और इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 7 थे और सातों ही सदस्य के कौन थे? ब्रिटिश जो सांसद थे वो सातों ही सातों कौन थे? ब्रिटिश थे, यानी सातों ही गोरे लोग थे, भारतीय एक ही नहीं थे। इसका मुख्य कार्य क्या था? इस साइमन कमीशन का जो मुख्य कार्य था वो था जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, उस अधिनियम के सुधार आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, उसमें उसकी जांच करना था। ये आना तो था 1929 में, यानी 10 वर्ष बाद में इस अधिनियम की जो है समीक्षा करनी थी इस कमीशन द्वारा, लेकिन ये पहले ही आ गया 1928 में। इसका गठन 1927 में हो गया और ये आपके 3 फरवरी 1928 को जो है भारत में आ गया। तो भारतीयों ने जो है इसका ज़बरदस्त विरोध किया। एक तो समय से पहले आ गया क्योंकि 10 वर्ष में आना था, यानी 1929 में आना था, और दूसरा इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण भारत में इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। इसके विरोध में जो है काले झंडे दिखाए गए, है ना, लोग सड़कों पर आ गए और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए खूब सारे। तो ये जो है साइमन कमीशन आपके भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। कब आया? 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण परिचय नामक पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसने लिखी? वर्ण परिचय ये बंगाली भाषा में लिखी है और ये लिखी है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वर्ण परिचय नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है वर्ण परिचय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के हैं और आपको पता होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह के बारे में जो है उनको बढ़ावा दिया था और अपने बेटे की जो शादी है वो एक विधवा महिला से करवाई थी। और इन्हीं के प्रयासों से आपको पता है विधवा पुनर्विवाह जो कानून बना था 1856 में, वो इन्हीं के प्रयासों से बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस वायसरॉय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में ये प्रस्ताव लाया गया था। 8 अगस्त 1940 सेकेंड विश्व युद्ध से जो है पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उससे पहले। इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है इस अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी और उसने कहा था कि आप जो है जो सेकेंड विश्व युद्ध हो रहा है उसमें हमारा साथ दो, यानी कि ब्रिटेन का साथ दो। आप जो है अपने भारतीय सैनिक भेजो वहाँ पर, और इस विश्व युद्ध के बाद में जो है हम आपके लिए क्या करेंगे? आपके लिए संविधान का निर्माण करेंगे और आपको जो है डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे, यानी अधिराज का। ये जो है किसने कहा था? ये घोषणा की थी लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? आपको पता होगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस के ये दो गुट थे, जो नरम दल और गरम दल, ये दोनों अलग हो गए थे और फिर ये वापस एक कब हो गए थे? 1916 में ये वापस एक हो गए थे जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, जिसे हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं। लखनऊ में जो है ये अलग हो गए, साथ हो गए थे वापस फिर से एक कब हो गए थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में वापस एक हो गए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? दैमाबाद वर्तमान में कहाँ पर है? दैमाबाद ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी है और ये दैमाबाद जो है ये भारत के
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता होगी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चौरा कांड जो है घटित हुआ था? चोरी चौरा जो नामक स्थान है वो हमें पता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान में स्थित है। गोरखपुर में स्थित है, लेकिन ऐसा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ओडिशा, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मध्य प्रांत। अब इसमें से उत्तर प्रदेश जो है किस प्रांत में था? पहले जो भारत में ब्रिटिश प्रांत थे 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें से जो संयुक्त प्रांत है, इस संयुक्त प्रांत में जो है उत्तर प्रदेश का भाग आता था। तो ये चोरी चौरा जो कांड हुआ है, ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में जो है घटित हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का जो है पुनरुद्धार किए जाने का वर्णन करता है? अब इसमें से देखिए, पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आपको पता होगा इसका आंसर तो जूनागढ़ जो अभिलेख है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो है किसका? सुदर्शन झील का जो है निर्माण मिलता है। सुदर्शन झील से संबंधित 4 शासकों के नाम ध्यान रखिएगा। सुदर्शन झील का जो निर्माण किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। इसके बाद में इसके समय जो पुष्यगुप्त थे, पुष्यगुप्त ने, ये कहाँ पर है सुदर्शन झील? गुजरात के गिरनार में है। गुजरात जो जिला है, गुजरात राज्य, इसके गिरनार जिले में है। चंद्रगुप्त के बाद में, चंद्रगुप्त के समय कौन? पुष्यगुप्त ने जो है इसका क्या किया था? निर्माण किया था। यहाँ सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे उस समय पुष्यगुप्त, उन्होंने जो है सुदर्शन झील का निर्माण किया था। इसके बाद में मौर्य वंश के शासक थे अशोक, सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आपने। अशोक ने जो है, अशोक के समय यहाँ पर नहर निकाली थी दुशासक ने यहाँ पर क्या किया था भाई? नहर निकाली थी इस झील से, ताकि जो है सिंचाई वगैरह आसानी से कर सके वहाँ के उस समय के जो किसान हैं वो। इसके बाद में गुप्त वंश के एक शासक आए थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है, स्कंदगुप्त के समय फिर जो है यहाँ पर जो है बांध टूट गई थी। ये जो झील है, झील का बांध टूट गया था अतिवृष्टि के कारण। इस कारण इन्होंने जो है इसका क्या कराई थी? इसकी मरम्मत कराई थी, इसका पुनरुद्धार करवाया था। और इसके बाद में अंतिम जो शासक हैं वो है शक शासक रुद्रदमन। रुद्रदमन ने जो है इसका फिर से जो है बाढ़ से जो है क्या हो गया था, ये जो है ज़्यादा बारिश आने के कारण टूट गया था बांध सुदर्शन झील का। इस कारण रुद्रदमन ने जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील से संबंधित 4 शासकों के नाम ध्यान रखिएगा। ये आपके कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय कौन था? पर्णदत्त। पर्णदत्त उस समय आपके सौराष्ट्र प्रांत के कौन थे? पर्णदत्त। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त जो थे सौराष्ट्र के उस समय गवर्नर थे। और पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपालित। उस चक्रपालित ने सुदर्शन झील के बांध को जो है ठीक करवाया था, वो टूटने के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो ये हुआ था। तो पर्णदत्त का जो पुत्र था चक्रपालित, उसने जो है क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इस प्रकार सुदर्शन झील से संबंधित 4 शासकों के नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में सम्राट अशोक ने जो है यहाँ से 2 नहरें निकाली थी, और वो निकाली किसने थे? सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे तो शासक ने। और उसके बाद में स्कंदगुप्त, गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने जो है इस सुदर्शन झील जो है अतिवृष्टि के कारण टूट गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण यानी पुनरुद्धार, मरम्मत जो है वो किसने करवाई थी? सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर आपके कौन? पर्णदत्त। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने जो है उसको वापस मरम्मत की थी उसकी। और अंतिम जो शासक है शक शासक रुद्रदमन ने जो है इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया था। सुदर्शन झील से 4 शासक जो है इंपॉर्टेंट है, ये भविष्य में भी क्वेश्चन आ सकता है सुदर्शन झील से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमेक स्तूप। तमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तमेक स्तूप जो है आपके ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। इसका सही आंसर है डी, तमेक स्तूप। आपको पता होगा इसका जो निर्माण है उत्तर प्रदेश के आपके सारनाथ, नाम सुना होगा सारनाथ,
उत्तर प्रदेश सारनाथ में। इसका जो निर्माण है वो किया था अशोक ने, सम्राट अशोक, मौर्य शासक सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? यानी भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में, क्या हो जाए तो पहले रक्षा मंत्री कौन थे भारत के? रक्षा मंत्री के रूप में सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी, आशा पटेल। तो वो कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के पहले जो रक्षा मंत्री हैं वो थे बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? 1993 में ही प्रथम क्यों? क्योंकि इसका जो है 1956 में इसका जो पद है दिल्ली का जो मुख्यमंत्री, उसका पद समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली मुख्यमंत्री का पद वापस से 1993 में दिल्ली मुख्यमंत्री के पद को जो है शुरू किया गया था। तो फिर 1993 में जब पद को नया नया शुरू किया तो उस राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसका पहला मुख्यमंत्री कौन था? कौन बना था उस समय? मदन लाल खुराना। कौन बने थे? मदन लाल खुराना बने थे पहले मुख्यमंत्री, मदन लाल खुराना 1993 में दिल्ली के। अगला क्वेश्चन है कि राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, यानी कवि भी थे और मंत्री थे, ये तो आपको पता ही होगा। हरिशैन। हरिशैन ने जो है ये राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि भी थे। इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त के बारे में जो है प्रशंसा की है समुद्रगुप्त की, उसके बारे में, है ना। समुद्रगुप्त के विजय अभियान वगैरह सब कुछ लिखे हैं। और ये एक मंत्री भी थे राजा समुद्रगुप्त, जो गुप्त शासक हुए हैं समुद्रगुप्त, उनके दरबार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारत में, वैदिक भारत में, यानी वैदिक जो भारत है उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था। कौन सा पशु? इम्पोर्टेंट सरली क्वेश्चन है। अश्व यानी घोड़ा, तो अश्वमेध में जो है घोड़े को छोड़ा जाता है। इसमें राजा जो है चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अपने घोड़े को छोड़ देता है और कहता है जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वो हमारे राज्य के क्या होगा? विरुद्ध होगा। हमें उस राज्य से युद्ध करना पड़ेगा, जो भी घोड़े को पकड़ेगा। आपने रामायण में भी देखा होगा, राम का घोड़ा जो है उनके बेटों ने पकड़ा था, लव और कुश ने। तो इससे संबंधित जो आंसर है वो है घोड़ा। यानी अश्वमेध अनुष्ठान में हम क्या करते हैं? घोड़े को ही छोड़ते हैं चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। यह जो है यज्ञ किया जाता है, अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, पाणिनि कौन थे? पाणिनि नाम तो सुना ही होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा था। एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। एक चिकित्सक जिन्होंने जटिल शल्य क्रिया की थी। सम्राट विक्रमादित्य षष्टम के दरबार में एक कवि थे। तो इसमें से कौन सा बैठ रहा है? पाणिनि, आपको पता होगा पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी में क्या है? संस्कृत व्याकरण, व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी। तो एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, ये कौन थे? इसका आंसर क्या हो गया? बी राइट हो गया। पाणिनि ने जो है संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक का नाम। इसमें टोटल 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय वाली। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? यानी इन चारों में से एक स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में ही है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? धोलावीरा, धोलावीरा तो गुजरात में ही है। अमरपुरा, अमरपुरा भी गुजरात में है, वो छोटा है। अमरपुरा गुजरात में है। राखी गढ़ी आपके कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी वर्तमान में हरियाणा में है। धौलावीरा तो गुजरात में ही है। अमरपुरा भी गुजरात में ही है। रंगपुर, लोथल वगैरह बहुत सारे जो स्थल हैं वो गुजरात में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन जो है अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था? थानेश्वर कहाँ पर? हरियाणा। प्रभाकर वर्धन, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन,
चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? तो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद, यानी हर्ष प्रभाकर वर्धन उसके पिता थे और राज्यवर्धन आपने नाम सुना होगा उसके भाई थे, राज्यवर्धन। दोनों की मृत्यु के बाद में यहाँ का जो शासक बना था थानेश्वर का, वो था हर्षवर्धन। 606 से लेकर 647 तक जो है इसने शासन किया था हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर है। थानेश्वर का जो शासक बना था वो बना था हर्षवर्धन। सी राइट है। महापद्म नंद ने किस साम्राज्य पर शासन किया था? महापद्म नंद नंद वंश का जो संस्थापक था, पता होगा नंद वंश के अंतिम शासक कनानंद को जो है किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बाद में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये सारा जो खेल हो रहा है वो किस राज्य पर हो रहा है? मगध राजवंश पर। मगध जो राज्य है बिहार में, मगध का खेल है ये सारा। तो महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे और इन्होंने मगध साम्राज्य पर जो है शासन किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? जहांगीर की कब्र से, जो आपके अकबर के बेटे हैं, बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर, इनकी कब्र से संबंधित कौन सा स्थान है? आगरा, कराची, लाहौर, दिल्ली। तो इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। इनकी कब्र से संबंधित स्थान कौन सा है? लाहौर। इसके बाद में इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1627 में ही हो गई थी आपके लाहौर में, अक्टूबर 1627 में लगभग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की नृत्यकृति लकड़ी लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? लकड़ी तो याद आएगी। लड़की की जो प्रतिमा है यानी नृत्य करती जो नारी है, उसकी प्रतिमा किस धातु से बनी थी? मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपके मोहनजोदड़ो। तो लोहा, सोना, कांसा, चांदी, तो आपको पता होगा किसकी है। बिल्कुल आप सही जा रहे हो। ये आपके कांसे धातु की बनी प्रतिमा है, कांसे की। सी राइट है। कांसे की जो वो है नृत्य प्रतिमा बनी हुई है लड़की की है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी? नेचर क्योर, गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एम के गांधी का मतलब तो आप समझते ही हो। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। अब देखो चारों पुस्तक, चारों के नाम इंग्लिश में दिए हुए हैं। नेचर क्योर, ये तो चिकित्सा से संबंधित है। प्राकृतिक आपदा है, पता नहीं ऐसा कुछ है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल का तो मतलब क्या हो गया? इंडियन होम रूल का मतलब हो गया हिंद स्वराज। तो इसकी किताब, ये किताब किसकी है? महात्मा गांधी की है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स का मतलब मेरे सपनों का भारत, ये भी किसकी है? महात्मा गांधी की। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सुनहरी बुनी, सुनहरी जो आपके थड़ी होती है ना घर के बाहर कदम रखने वाली, सुनहरी वो थ्रेशोल्ड। घर से बाहर निकलते हैं ना, वो थड़ी को पार करते हैं ना, वो वाली। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक जो पुस्तक है वो लिखी थी सरोजनी नायडू ने, और नेचर क्योर भी महात्मा गांधी ने लिखी है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड ये महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है, ये किसकी है? सरोजनी नायडू की किताब है गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है किसकी रचना है? सरोजनी नायडू की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है तुगलक काल में नहीं हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। खिड़की मस्जिद, ये तो तुगलक काल में हुआ है, फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद, इसका ही नहीं हुआ निर्माण, ये जो है मुगल काल के टाइम पीरियड में हुआ। जामा मस्जिद का शाहजहां ने भी कराया, दिल्ली की जामा मस्जिद का, और अकबर ने भी करवाया आपके कौन सी, जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने। तो जामा मस्जिद का निर्माण है वो मुगल काल के टाइम पीरियड में हुआ।
फिरोज शाह कोटला का निर्माण भी किसके टाइम पीरियड में हुआ? ये भी आपके फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हुआ। और तुगलकाबाद जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो तुगलक वंश के प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? जो तुगलक काल में जिसका निर्माण नहीं हुआ वो है जामा मस्जिद, क्योंकि जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो आपके मुगल काल में हुआ था ना, मुगल काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, 4 हैं जिसमें से सिर्फ एक ही युग्म सुमेलित है, यानी जो सही है युग्म उसी को देखना है। प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कश्मीर में नहीं हुई थी, वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। सेकंड बौद्ध संगीति विराटनगर, नहीं, विराटनगर में नहीं हुई थी। सेकंड जो बौद्ध संगीति है वो आपके कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपके सेकंड बौद्ध संगीति विराटनगर में तो नहीं हुई, वैसे ही संबंधित है, वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली, बिहार। राजगृह भी कहाँ पर है? बिहार। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, बिल्कुल तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, ये एकदम राइट आंसर है। पाटलिपुत्र भी कहाँ? बिहार। चौथा जो क्वेश्चन है वो है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, ये गलत है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपके कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। चारों इंपॉर्टेंट है। ये बौद्ध संगीति वाला क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्जाम में छप ही जाता है, तो इसका ध्यान रखना। स्थान का यहाँ ध्यान रखना, आगे हम देख लेंगे भाई कौन से में कौन सा शासक है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का गठन किया गया? अनिल अग्रवाल, विजय बहुगुणा, मायावती, कांसीराम। तो कांसीराम जी मेघवाल के नेतृत्व में 1984 में जो है बसपा का गठन किया गया था, 14 अप्रैल 1984। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती आती है 14 अप्रैल, उसी दिन कांसीराम मेघवाल ने जो है बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका चुनाव चिन्ह आपको पता होगा हाथी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सामवेद को भारतीय खाली जगह के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। सामवेद, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें से सामवेद को हम कपड़ा, विकल्प, औषधि, सिक्का निर्माण, संगीत, यानी सामवेद जो है वो किससे संबंधित है? संगीत और कला से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? संगीत और कला। भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, यानी संगीत के जो प्राथमिक स्रोत हैं वो किस में है? सामवेद में। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो इधर, सबसे पहला है फरेजी आंदोलन। फरेजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, पूर्वी बंगाल, और जो वर्तमान का बांग्लादेश है उसमें। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट, केरल वगैरह, बिल्कुल सही है। कुक्का आंदोलन असम में नहीं हुआ था, कुक्का आंदोलन हुआ था पंजाब में। सिखों का ये आंदोलन है कुक्का कूकने से संबंधित है, कूकना, रोना। पोलीगर विद्रोह कुर्नूल, बिल्कुल ये भी सही है। तो कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो गया? असम में। कुक्का आंदोलन असम में नहीं है, कुक्का आंदोलन कहाँ पर है भाई? पंजाब में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भीमबेटका छत्तीसगढ़, पहला ही गलत हो गया। भीमबेटका तो आपको पता होगा कहाँ पर है? एमपी में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट। हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की जो पुरानी राजधानी है हम्पी, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। कोणार्क ओडिशा में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो गया? भीमबेटका, जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? यानी 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था?
तो इसका प्रमुख कारण था 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, वो इसका प्रमुख कारण था। बंगाल का विभाजन ये 1905 में हुआ था। इसी के कारण जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तो ये तो बहुत पहले हो गया था, 1885 में। मुस्लिम लीग का गठन ये 1906 में हुआ था। और रोलेट एक्ट आपको पता होगा 1909 में आया था। रोलेट एक्ट पास होना 1909। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द को जो है निर्दिष्ट करता है। पोलज क्या है? मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली से संबंधित है ये पोलज क्या है? नकद भुगतान, सालाना खेती योग्य भूमि, अकबर द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का सिक्का, एक तरह का टैक्स। क्या है? पोलज है आपके अबुल फजल ने जो है 4 प्रकार की भूमि का वर्णन किया है अकबर के समय। पोलज, चाचर, बंजर और एक प्रकार की अन्य भूमि थी। इन चारों भूमि ये क्या थी? भूमियां थी। एक परोती। तो 4 प्रकार की जो भूमियां थी, पोलज, परोती, चाचर और बंजर, उसमें से पोलज जो भूमि है वो सर्वश्रेष्ठ अच्छी भूमि है। ये खेती योग्य भूमि है। हर साल जो है इस पर आप खेती कर सकते हो। तो यानी लिखा हुआ है ना, सालाना खेती योग्य भूमि, यानी हर साल जो है इस पर खेती कर सकते थे। पर्वतीय भूमि यानी प्रति भूमि, उसमें हर साल आप खेती नहीं कर सकते थे, कुछ साल उसको छोड़ना पड़ता था। बंजर नाम से ही स्पष्ट है, वो भी आप नहीं कर सकते, व्यक्त भूमि होगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? चाचर भी जो है वो चाचर भूमि भी, चाचर या चच्चर जो भूमि है वो भी जो है 5-6 साल तक छोड़ना पड़ता है खाली। उसके बाद में उसको जो है क्या करना पड़ता है? उसके बाद में उसको जो है कृषि योग्य होती है, उपजाऊ थोड़ी बहुत होती है, फिर उस पर खेती करते हैं। सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? जैसे हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो उसमें देवनागरी लिपि आती है, तो उसी प्रकार पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी जो लिपि है वो किसने विकसित की थी? गुरु अर्जुन, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। आपको पता है सिख परंपरा में टोटल 10 गुरु हुए हैं। उनमें से जो दूसरे गुरु हुए हैं अंगद देव जी, पहले गुरु नानक जी, दूसरे अंगद देव जी। इन्हीं दूसरे गुरु अंगद देव जी ने जो है पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। और सिखों का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, इसको जो है किस में लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दादा भाई नौरोजी, जेबी कृपलानी, मदन मोहन मालवीय, अलूरी सीताराम राजू। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में जो है ये स्थापित की थी, मदन मोहन मालवीय ने। ये अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये क्वेश्चनों की श्रृंखला? इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही लगातार जो है हिस्ट्री के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।